हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर पे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और सबसे पहले जो RDNA बना, कैसे बना और किन्हों ने बनाया, वो भी डिस्कस कर लिया था। कोहेन और बॉयर ने बनाया था और उन्होंने साल्मोनेला टाइफाइमोरियम के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को नेटिव प्लाज्मिड ई कोलाई के प्लाज्मिड से लाइगेट करके ई कोलाई में एंट्री कराई, ताकि ई कोलाई में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्वालिटी आ जाए। और ये काम तब हो पाया जब उन्होंने पहले ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज कर ली थी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से उन्होंने DNA को कट किया और DNA को लाइगेट किया है वेक्टर के साथ। वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मिड की तरह, प्लाज्मिड काम कर रहा वेक्टर की तरह, और फिर उन्होंने RDNA को इंट्रोड्यूस करा दिया ई कोलाई में। तो ये पहला था हमारा इंस्टेंस कि जब RDNA की कंस्ट्रक्शन किया गया था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA कि रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक जी, चलिए देखते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स। अब हाँ, यहाँ तक प्रिंसिपल तक बात करने के बाद हम लोग ये समझ गए कि RDNA बनाने के लिए कुछ हमें टूल्स चाहिए होंगे। उन टूल्स के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे को औजार चाहिए कुछ। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट द जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए RDNA बनाने के लिए कुछ हमें टूल्स रिक्वायर्ड है। और RDNA टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स। कुछ टूल्स हमें, कुछ औजार चाहिए। दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो हमें औजार टूल्स चाहिए ताकि हम RDNA टेक्नोलॉजी को पूरा कर सके, सबसे पहले तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो DNA को कट कर सके, मॉलिकुलर सीजर। पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए चाहिए कि DNA का रेप्लिकेशन हो सके। अगर हमें डिज़ायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमें पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए। लाइगेसेस भी चाहिए, लाइगेसेस जिसकी सहायता से हम RDNA बनाएंगे। हम फॉरेन DNA को वेक्टर के साथ लाइगेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइगेज एंजाइम चाहिए। तो लाइगेसेस भी चाहिए। वेक्टर हमारी व्हीकल ऑफ DNA है, व्हीकल है जो हमारे को लेके जा रही है डिज़ायर्ड DNA को इनटू द होस्ट सेल। तो वेक्टर भी चाहिए हमें। उसके अलावा होस्ट ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसी सेल चाहिए जिसको हम मॉडिफाई करेंगे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपना RDNA। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लें। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर को, और उसके बाद हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर लें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द आर्बर इन बैक्टीरिया। साइंटिस्ट का नाम है आर्बर, जिन्होंने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया है। दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर। इनको हम मॉलिक्यूल के सीजर भी कहते हैं, कैंची कहते हैं। ये आणविक कैंची है, मॉलिकुलर सीजर है, जिसकी सहायता से हम DNA को कट कर सकेंगे। इन 1978 आर्बर, स्मिथ एंड नेथन वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 1978 में आर्बर, नेथन और स्मिथ को मिली है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए नोबेल प्राइज़। याद रख लीजिएगा, नोबेल प्राइज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए आर्बर, नेथन और स्मिथ को मिली है। तो साइंटिस्ट के नाम आप याद रख लेंगे, आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, जिनको कि मिला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के खोज के लिए नोबेल प्राइज़। आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके जी, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इन द ईयर 1963 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड।
1963 में दो एंजाइम जो कि इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बैक्टीरियोफेज क्या है, वो वायरसेस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो हैं बैक्टीरियोफेज। तो 1963 में 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने से रोकेंगे। बैक्टीरिया में अगर वायरस का डीएनए आया वो उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने देंगे। तो 1963 में 2 एंजाइम जो कि ये काम कर रहे थे, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, आइसोलेट किए गए, और इनको हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के एंजाइम बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि एक एंजाइम इसमें से रिस्पॉन्सिबल है जो डीएनए को कट करेगा, डीएनए को मल्टीप्लाई करने से रिस्ट्रिक्ट करेगा, और दूसरा एंजाइम है जो डीएनए का मॉडिफिकेशन करता है। तो इसका खुद की मॉलिकुलर सीजर, बैक्टीरिया की खुद की मॉलिकुलर सीजर, उसका खुद का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके खुद के डीएनए को ना काट दे। भाई उसने डीएनए को काटना है, डीएनए को काटना है तो वो डीएनए को रीड करेगा और जहाँ पे उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी वहाँ से डीएनए को काट देगा। वो जहाँ पे उसको उसकी रिकॉग्निशन साइट न्यूक्लियोटाइड की मिलेगी वहाँ से काट देगा। अब उस एंजाइम को तो नहीं ना पता कि ये डीएनए जो है बैक्टीरिया का है कि वायरस का है, वो कैसे जानेगा? अगर वो अपने ही डीएनए को काट देगा तो बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगी। तो अपने डीएनए को नहीं काटना, बाहर के आए डीएनए को काटना। ये वही बात हुई कि इंडियन आर्मी इंडियन सिविलियन को नहीं मारेगी, लेकिन अगर इन्फ्लेटर कोई पाकिस्तानी है, चाइना है तो मारेगी। इंडियन आर्मी कैसे पहचानेगी कि ये इंडियन सिविलियन है? उसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कैसे जानेगा कि डीएनए जो है वो उसका खुद का है, ये बैक्टीरियोफेज का है कि नहीं है, कैसे जानेगा? तो उसके लिए ये सिस्टम है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने डीएनए को पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है? क्योंकि इसके साथ जो दूसरा एंजाइम है मिथाइलेटिंग एंजाइम, वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है अपने खुद के डीएनए पे। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ केम द नेटिव जेनेटिक मटेरियल गेट सेव्ड बाय दिस एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। वन ऑफ दीज जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम वाले एंजाइम है उनमें से एक, वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, मिथाइल ग्रुप डीएनए पे ऐड कर देगा। दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन प्रोसेस, जो कि मॉडिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। वाइल द अदर कट डीएनए मीन्स इट इज पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस, जबकि दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको काट देता है। तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड है इको R1 के, उसके खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, मिथाइलेज ने मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 का उसको काट नहीं पाएगा, उसको पहचान लेगा कि इस पे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब ये उसका खुद का डीएनए है, तो उसको नहीं काटेगा, जबकि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काट देगा। तो ये है हमारा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का वे ऑफ वर्किंग। तो वन ऑफ दिस एडेड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का जो एंजाइम सिस्टम है उसमें 2 एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेटिंग ग्रुप, मिथाइलेटेड एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है। अदर इज द मॉडिफिकेशन सिस्टम वाला आता है जो मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। तो वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, एक इनमें से मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है डीएनए पे, दैट इज द पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन प्रोसेस, जो कि मॉडिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। मिथाइल ग्रुप को ऐड करना मिथाइलेशन प्रोसेस का पार्ट है, मॉडिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। वाइल द अदर कट डीएनए मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस, जबकि दूसरा डीएनए को काट देता है। द लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो काट रहा है वो कहलाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने का तरीका ये देखिए, काट के उसने सेगमेंट को अलग कर दिया, सेगमेंट काट रहा है और सेगमेंट काट के दूर कर देगा, टुकड़े कर देगा। तो जबकि देखिए इको R1 की जो साइट है, इको R1 की साइट है GAA80TC, इको R1 हमेशा इस साइट को रीड करेगा, पैलिंड्रोम को। बाम किसको रीड करेगा? बाम रीड करेगा GG@CC, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड पे जहाँ जहाँ उसको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी वहाँ वहाँ काट देगा। जबकि ये हमारा HPA, इसको आप छोड़ दीजिए, हिंद 2 होता तो मैं कहता कि इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप रहने दीजिए, आप इन दोनों को याद कर लीजिए, ये दोनों काम के हैं आपके, इसको आप रहने दो। इको R1
GAA TTC 5th prime end to 3rd prime end, BAM H1 GG at CC। ठीक है जी। The first restriction endonuclease HIND2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी वर्किंग को पहचाना गया, जाना गया और जिसको आइसोलेट किया गया, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट किया गया है वो हमारा HIND2 है। HIND2 बोल देते हैं HIND2, HIND2 whose functioning depend on a specific DNA, जिसका काम करने का तरीका ये था कि वो स्पेसिफिक एक पैलिंड्रोम साइट को रीड करेगा और वहीं पे उसको कट करेगा। DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 years लेटर। तो पहला DNA रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो हमारा HIND2 है और इसको 5 साल बाद इसको आइसोलेट किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है, पहचाना गया है। It was found that HIND2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। तो ये देखा गया कि ये HIND2 के काम करने का तरीका ये है कि ये इनकी पसंद की साइट कह लीजिए या पहचान की साइट कह लीजिए, रिकॉग्निशन साइट, कि 6 पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से बनी सीक्वेंस है, हमेशा वहीं पे ये कट लगाएगा हमारा HIND2 बाय रिकॉग्नाइजिंग अ पर्टिकुलर specific sequence of 6 base pair। This specific base sequence is known as the recognition sequence। और ये जो specific base sequence है इसको हम recognition sequence बोलते हैं HIND2 की। तो HIND2 makes blunt cut। देखिए इसकी जो साइट है GTC GAC, जहाँ जहाँ 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड पे ये सीक्वेंस मिलेगी GTC GAC, वहाँ पे ये कट लगा देगा बिटवीन C एंड G न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में वहाँ से कट लगा देगा। तो GTC GAC, जहाँ जहाँ इसको GTC GAC ये सीक्वेंस मिलेगी वो कट लगा देगा GTC और GAC, C और G के बीच में कट लगा देगा। अपोजिट, ये तो एक 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड एक स्ट्रैंड हुआ, दूसरे स्ट्रैंड में भी 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड पे यही सीक्वेंस आएगी देखिए GTC, फिर यहाँ पे GAC। तो कट वो किसके बीच में लगा रहा, C और G के, यहाँ पे भी C और G के बीच में कट लगाएगा। हमेशा कट वो लगाएगा GTC GAC, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड, GTC GAC ये एक स्ट्रैंड है। अपोजिट स्ट्रैंड पे भी जब आप उसी पोलैरिटी में पढ़ेंगे 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड, तो यही सीक्वेंस आपको मिलेगी GTC GAC। हमेशा कट वो कहाँ लगाएगा, C और G के बीच में। तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे। ब्लंट एंड स्टिकी एंड अभी आगे जिक्र आएगा कि ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या होते हैं। तो ये DNA मॉलिक्यूल को काट रहा है HIND2, हमेशा स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काटेगा। इट वाज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज कट DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। This specific base sequence is known as the recognition sequence for HIND2। ये specific base sequence को हम लोग बोलते हैं recognition sequence किसकी है, HIND2 की। चलिए, beside HIND2 today we know that more than 900 restriction enzymes that have been isolated from the over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। आज की तारीख में हम लोग HIND2 को छोड़ के लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और जानते हैं that have been isolated over 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जिनको कि हम लोगों ने आइसोलेट किया है नियर अबाउट 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसमें से हर कोई अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा। द कन्वेंशन फॉर द नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। अब हम लोग इसका नॉमनक्लेचर, इसका नाम कैसे रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम रखने का एक प्रॉपर तरीका है, उसको समझ लीजिए। तो कन्वेंशन फॉर नेमिंग, एक करार हम लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में एक कहिए कि एक एग्रीमेंट है
एक करार है, कन्वेंशन है कि नाम रखने का तरीका, नाम कैसे रखेंगे। तो नाम रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। जो पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है पहला, वो हमारा जिस हमने ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है उसके जीनस के पहले अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। जैसे हीमोफिलस का एच ले लेंगे, एशेरेकिया का ई ले लेंगे, या बैसिलस का बी ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो पहला अल्फ़ाबेट ले रहे हैं वो जीनस का पहला अल्फ़ाबेट होगा। दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकंड टू लेटर नेम कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और बाद के जो दो लेटर हैं वो स्पीसीज बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, कि जिस प्रोकैरियोटिक सेल से ये एंजाइम आइसोलेट किया गया है। जैसे इको R1 अगर हम लोग बोलते हैं तो ई स्टैंड्स फॉर एशेरेकिया, को फॉर कोलाई। बाम बोलते हैं हम लोग तो बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस, एम स्टैंड्स फॉर अमाइलोलिक्विफेसियन। अगर हम लोग साल बोलते हैं तो एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस और ए फॉर एल्बस। इसी तरह से हमेशा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट जीनस का पहला अल्फ़ाबेट डिनोट करता है। एंड द सेकंड टू लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड दो जो लेटर है वो प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीसीज को बताते हैं, फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे इको R1 कम्स फ्रॉम द एशेरेकिया कोलाई RY13। इको R1 कैसे नाम डिराइव हुआ है, नेम ये डिराइव हुआ है, एशेरेकिया से आपने ई ले लिया है, कोलाई से आपने CO ले लिया है, R से आपने स्ट्रेन ले लिया है, R बता रहा बैक्टीरियल की स्ट्रेन को, एंड 13 हमारा RY13 उसका स्ट्रेन है R, एंड 1 रोमन नंबर 1 ये शो कर रहा है कि ये पहला एंजाइम है जो एशेरेकिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया है। द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट दैट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। ये रोमन नंबर जो है ये बता रहा है कि ये किस क्रम का एंजाइम है जो इस प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला गया है, फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके जी, ये है इनका नाम रखने का तरीका। तो रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन। फर्स्ट लेटर बता रहा जेनेरिक नेम जीनस को, सेकंड लेटर बता रहा स्पीसीज नेम को, थर्ड लेटर बता रहा स्ट्रेन को, फोर्थ लेटर बता रहा ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट सेल बैक्टीरिया। तो नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया है, स्मिथ और नेथन ने नॉमेनक्लेचर का तरीका, स्मिथ और नेथन ने इनका नॉमेनक्लेचर का तरीका बताया है। तो इको R1 में ई स्टैंड्स फॉर एशेरेकिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी HD3 में, हिंद 3 में हीमोफिलस है, बाम में बैसिलस है। स्पीसीज इको R1 में को फॉर कोलाई, हिंद में IN इन्फ्लुएंजी, बाम में अमाइलोलिक्विफेसियन, स्ट्रेन R, स्ट्रेन D, स्ट्रेन H। ऑर्डर आइसोलेटेड इको R1 फर्स्ट एंजाइम, हिंद 3 थर्ड एंजाइम और बाम H1 में फर्स्ट एंजाइम। रिकॉग्निशन साइट क्या है इसकी, इको R1 की GAATTC है, हिंद 3 की AAGCTT है। फिफ्थ प्राइमेट थर्ड प्राइमेट पे जहाँ जहाँ AGCTT AAGCTT वहाँ वो कट लगा देगा। और इसका बाम का GG@GC। तो ये GG@CC होना चाहिए, गलत है, GG@GC नहीं, GG@CC। तो GG@CC होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, GG@CC। ठीक है जी, ये आपका नॉमेनक्लेचर का तरीका है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2, देयर सोर्सेज एंड रिकॉग्निशन साइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी में, हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 को यूज़ कर रहे हैं, ना टाइप 1 को यूज़ करते हैं ना टाइप 3 को। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 को यूज़ करते हैं। तो कुछ यहाँ पे कॉमन हमारे टाइप 2 के एग्जाम्पल है जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उनकी रिकॉग्निशन साइट। पहला है बाम H1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन, GG@CC इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि ये कट के अलग हो जाएंगे, 5 प्राइम एंड पे G रह जाएगा, बाकी वो अलग। ये स्टिकी एंड कहलाएगा क्योंकि ये ओवरहैंगिंग थोड़ा सा अलग से लटका करता है। तो बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन का GG@CC है, इको R1 का एशेरेकिया कोलाई का GAATTC। तो GAATTC ये हमारा इको R1 का साइड है।
और उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का AAGCTT। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का AAGCTT, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी 2 का GTC-GAC, ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, ये बीचों बीच से कटेगा। बाकी सब में कट कहाँ लग रहा? बाकी सब में कट ऐसे लग रहा। तो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन में GA के बीच में कट लगेगा, ईशेरिकिया कोलाई में GA के बीच में कट लगेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में ARC-TT AAGCTT AA के बीच में, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में GTC-GAC के बीच में। यहाँ पे आपको करेक्शन एक करना है, थोड़ी सी मिस्टेक है, GA कर लीजिएगा इसको, GAATTC। तो GAATTC ये है सही, यहाँ ठीक लिखा हुआ है GAATTC, GAATTC। ये करेक्शन कर लीजिएगा, अपने नोट में चेक कर लीजिएगा। तो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन इको R1 हिंद 3 हिंद 2 के ये रिकॉग्निशन साइट, और ऐसे ये लोग काम करते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग के, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखिएगा, आखिरी में आके एंजाइम के उन्होंने क्लासेस दे रखे हैं, उसमें हाइड्रोलेसिस एक एंजाइम है, हाइड्रोलेसिस एक क्लास है, तो उसी का एक एंजाइम है न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसके क्लास में आते हैं? न्यूक्लियस एंजाइम की क्लास में आते हैं। दीज आर ऑफ टू काइंड्स। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव कर रहे हैं एंजाइम में से, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव फ्रॉम द साइड से कह लीजिए या टर्मिनल एंड से कह लीजिए। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। और जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में से काट रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड पे काटेंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस का काम करने का तरीका देखिए, टर्मिनल एंड पे काट रहे हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस बीच में काट रहा है। तो एंडोन्यूक्लियस बीच में काटेगा, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड पे काटेगा। हम लोग इसीलिए एक्सोन्यूक्लियस को यूज़ नहीं करते हैं बायोटेक में, क्योंकि ये टर्मिनल को काटता है न्यूक्लियोटाइड को, जबकि एंडोन्यूक्लियस इन बिटवीन काटेगा जहाँ पे उसकी रिकॉग्निशन साइट मिलेगी। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं इन द बायोटेक। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करेगा? एंडोन्यूक्लियस का काम करने का तरीका यह है कि डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, रीड करेगा, और जहाँ पे उसकी रिकॉग्निशन साइट मिलेगी वहाँ पे वो काटेगा। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस। जब उसको उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसकी पहचान की सीक्वेंस मिल जाएगी, तब वो सीक्वेंस को काटेगा। इट विल बाइंड टू द डीएनए, तब ये डीएनए से बाइंड होगा, एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। और दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए पे दोनों स्ट्रैंड पे काटेगा, हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाएगा, और जिन न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लगाएगा एक स्ट्रैंड पे, अपोजिट स्ट्रैंड पे भी उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लगाएगा। इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट पर काटेगा इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटेगा। शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में किस तरह के बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड है, तो ये एस्टर बॉन्ड को काटता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम साइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम साइट को पहचानेगा, हमेशा ये पैलिंड्रोम साइट को पहचानता है। पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, लेकिन हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की
अपनी एक विशिष्ट पैलिंड्रोम साइट है जिसको वो पहचानेगा। अगर आप बाम को यूज़ करेंगे तो बाम केवल अपनी साइट को पहचानेगा, वो इको R1 की साइट को नहीं पहचानेगा। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम? आपको पता है पैलिंड्रोम क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप आगे से पीछे पढ़ें या पीछे से आगे एक ही तरह के वर्ड बनेगा। तो मलयालम, भले आप इधर से इधर पढ़ें, भले आप इधर से इधर पढ़ें, मलयालम ही पढ़ेंगे आप, ये पैलिंड्रोम होते हैं। तो इंग्लिश वोकैबुलरी में या इंग्लिश डिक्शनरी में ये इस तरह के वर्ड जिसको आप आगे से पीछे या पीछे से आगे पढ़ें, वो एक ही तरह के फ्रेम बनाए, वर्ड बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। और डीएनए के केस में हम पैलिंड्रोम उसको बोलेंगे, डीएनए के केस में पैलिंड्रोम हम उसको बोलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ चलते जो सीक्वेंस आ रही है अपोजिट स्ट्रैंड पे, जब आप 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम पे आएंगे तो वही सीक्वेंस आएगी, जैसे GAAT, इसके बाद TC। तो अपोजिट स्ट्रैंड पे इसके आप उसको फिल कर लीजिए अपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को मेंटेन करते हुए। GAA, ये देखिए, तो GA इसने यहाँ से काटा, इको ने GA, और इधर से भी इको R1 इससे काटेगा। अब इसके आगे आपकी देखिए और भी हम लोग देख लें, मानिए इसमें इसी डीएनए के स्ट्रैंड में एक जगह ये सीक्वेंस आ रही है, तो ये सीक्वेंस आपकी किसकी है? HindIII की रिकॉग्निशन साइट है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसको? अगर आप यूज़ कर रहे हैं इको R1 को, तो इको R1 इसको नहीं काटेगा, इको R1 यहाँ से कट लगाएगा और इस वाले स्टैंड पे यहाँ से कट लगाएगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसको? अगर आप यूज़ कर रहे हैं हमारा दूसरे वाला HindIII को, अगर आप HindIII को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? HindIII को यूज़ करने में आप देखेंगे वो इसको कट यहाँ से लगाएगा HindIII, लेकिन HindIII यहाँ से कट नहीं लगाएगा। तो अगर आप इको R1 को यूज़ कर रहे हैं वो इसको यहाँ से काट रहा है, और अगर आप HindIII यूज़ कर रहे हैं तो इसी डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से काटेगा, तब वो यहाँ नहीं काम करेगा। तो हर किसी के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हर किसी की अपनी साइट है, वो दूसरे को नहीं काटता। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से इसको बना लेते हैं हम लोग कि ये क्या मैंने बोला। तो मानिए ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का जिस पे आपको एक जगह ये सीक्वेंस मिल रही है, और फिर आगे गए न्यूक्लियोटाइड के 8, 10, 15, 20 न्यूक्लियोटाइड के बाद आपको ये सीक्वेंस मिल रही है। ठीक है जी। अगर आप बाम को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से किसी को भी नहीं काट रहा। अगर आप इको 1 को यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे कट लगाएगा, और अगर आप HindIII को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कट लगाएगा, और बाम को यूज़ कर रहे हैं वो इन दोनों को छोड़ देगा, क्योंकि बाम की अलग है। बाम की साइट क्या है? GG एट CC। तो बाम की साइट ये है, इसलिए एक ही अगर हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है और उस पर इन तीनों की साइट है, तो जिस पर्टिकुलर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ कर रहे हैं वो अपने वाले को काटेगा, अपनी रिकॉग्निशन साइट को, दूसरे को नहीं काटेगा। ये है इसके काम करने का तरीका। तो पैलिंड्रोम है ये, कोई भी देख लीजिए पैलिंड्रोम है। इसके अपोजिट आप इधर बना लीजिए, अपोजिट स्ट्रैंड पे सीक्वेंस जो बनेगी वो ये बनेगी, देख लीजिए GAAT गा एट TC, गा एट TC। और इसके अपोजिट देख लीजिए क्या सीक्वेंस बनेगी, यही सीक्वेंस बनेगी RCTT। तो ये इसके काम करने का तरीका है। यहाँ पे काटा इसने, यहाँ पे काटा इसने, हमेशा अपनी पैलिंड्रोम साइट पे काटेगा। ओके जी।
चलिए आगे चलते हैं। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम के अगेंस्ट वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन द पैलेंड्रोम इन डीएनए। तो ये तो हो गया पैलेंड्रोम हमारा इंग्लिश वर्ड कि आगे से पीछे एक ही तरह का, पीछे से आगे। डीएनए में इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। डीएनए में ये ऐसी बेस सीक्वेंस है जो दोनों स्ट्रैंड पे सेम है। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, जब हम उसको पढ़ने का जो है ओरिएंटेशन सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। एग्जांपल के तौर पे ये जो सीक्वेंस है वो दोनों स्ट्रैंड पे सेम रहेगी इन द 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड डायरेक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू इफ रीड इन 3rd प्राइम टू 5th प्राइम। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस हम लोगों ने लिखी हुई है GA, वही हमारी इको R1 की। तो इको R1 इसको कट कहाँ से लगा देगा, यहाँ से, और इस वाले स्ट्रैंड में कट कहाँ लगाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये इको R1 देखिए इसको यहाँ से कट लगाएगा और इसको यहाँ से कट लगाएगा। और अगर हम इसमें कोई और यूज़ कर लेंगे, बाम यूज़ कर लेंगे या हिंद 3, तो कट नहीं लगाएगा, वो इस सीक्वेंस पे कट नहीं लगाएगा, उसकी सीक्वेंस अपनी खुद की अलग है। ओके जी, ये है इसका काम करने का तरीका। DNA is a double strand molecule where each strand has a sequence complementary to each other. Forward strand, reverse strand. A DNA palindrome is where the sequence of reverse strand matches the sequence of the forward strand. तो इसमें देखिए ये हमारी GCAATTC, GAAATGC, इसमें पैलिंड्रोम नहीं आ रहा। इस वाली सीक्वेंस में देखिए GCATGC, GCATGC, इसमें पैलिंड्रोम आ रहा। ये पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल नहीं है, ये पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। पैलिंड्रोम जब आगे से पीछे आप पढ़ें, पीछे से आगे पढ़ें, सेम सीक्वेंस आए। ये सीक्वेंस पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल नहीं है, ये सीक्वेंस पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए लिटिल अवे। रिस्ट्रिक्शन बीचों बीच से नहीं काटेगा, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे या पीछे से काटेगा। अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, लेकिन हमेशा वो एक जैसे बेसिस के बीच में काटेगा दोनों स्ट्रैंड पे। डीएनए के डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड पे अगर वो जी और ए के बीच में एक स्ट्रैंड पे काट रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी जी और ए के बीच में काटेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, लेकिन वो बेसिस सेम होंगे ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत पोर्शन हमारा ऐसा हो जाएगा जिसमें ये देखिए थोड़ा पोर्शन ऐसा हो गया जिसके अगेंस्ट हमारा स्ट्रैंड नहीं होगा। इतने हिस्से को, जिस हिस्से के अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड पे स्ट्रैंड कम है, ये थोड़ा सा ओवर हैंगिंग, ये जो थोड़े से 4 न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा आ गए, ये स्टिकी एंड बना रहे हैं क्योंकि इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाला स्ट्रैंड मिसिंग है, इसलिए ये क्या बना रहा है, स्टिकी एंड। ये क्या है, स्टिकी एंड, क्योंकि उसने बीचों बीच से अगर काट दिया हो है उसको आप बीचों बीच से काट दीजिए, वो ऐसे ब्लड एंड 2 बन जाएंगे। लेकिन अगर ब्लॉक को आप इस तरह से काटें कि आधा ऐसे हो जाए और आधा ऐसे हो जाए तो ये स्टिकी एंड बन जाएंगे। ठीक है, इसने यहाँ से काटा एक को यहाँ से काटा, ये जब अलग अलग हुए तो ये सीन हो गया जो नीचे बना हुआ है आपका। कौन सा जी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कट किया इसने, ये बन गया, कट किया ये बन गया। इको R1 मेक्स स्टिकी एंड, इस तरह से स्टिकी एंड बन रहे हैं। ठीक है जी, गा एट टीसी, गा एट टीसी, गा एट टीसी, ये स्टिकी एंड बन गए क्योंकि उसने बीचों बीच से नहीं काटा है पैलिंड्रोम के, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से काटा है। और हमेशा 2 न्यूक्लियोटाइड सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच काटेगा। एक स्ट्रैंड पे जी और ए के बीच में काटा, दूसरे स्ट्रैंड के भी जी और ए के बीच में काटा, तो ये जब अलग अलग होंगे ये थोड़ा सा हिस्सा इसका स्टिकी एंड ये बन जाएगा जो ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि उसके अपोजिट वाले
कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड चल रहा है उस पर उतने न्यूक्लियोटाइड कम है, इसलिए ये थोड़े से ओवरहैंगिंग स्ट्रेच जो बन रहा है ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है। These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। तो ये स्टिकी एंड इसलिए बोल रहे हैं स्टिकी एंड चिपचिपाहट, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई ऐसा इसके सामने आ जाए डीएनए स्ट्रैंड जिसपे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस हो, ये उसके साथ तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसको हम लोग स्टिकी एंड बोल रहे हैं। दिस स्टिकीनेस ऑफ द ईच एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये जो इसका स्टिकीनेस चिपचिपाहट है कहिए या इसकी ये जो काबिलियत है कि ये तुरंत अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से तुरंत ये बेस पेयरिंग कर लेता है, इसकी वजह से इसको फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज के एंजाइम की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि डीएनए लाइगेज ने यही करना है कि उसने दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ देना है। तो अगर ये स्टिकी एंड एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी बेस पेयरिंग कर लेंगे तो डीएनए लाइगेज के काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो बाम का देखिए, बाम अगर H1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे स्टिकी एंड बन रहे हैं। इसने भी यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा तो 5th प्राइम एंड पे केवल G रह गया, बाकी का हिस्सा अलग हो गया ATCC, और इधर ये GA, ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टिकी एंड बन रहे हैं। GGHCC, ये कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, बाम। अगर ये बाम यूज़ कर रहे हैं तो ये बाम की रिकॉग्निशन साइट है। अगर हम लोग EcoR1 यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ कौन सी रिकॉग्निशन साइट लिखी होती, GAATCC। ये देखिए ये EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट है, वो बाम की रिकॉग्निशन साइट है। तो जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी आपके सामने है कि स्टिकी एंड कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके जी। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड, अभी हम लोगों ने बात करी दोनों स्ट्रैंड को सेम टाइम काटेगा। अगर EcoR1 को यूज़ कर रहे हैं तो देखिए EcoR1 ने कट लगाया और इस तरह से आपके स्टिकी एंड बन गए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड इन रिस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम RDNA बनाना चाहते हैं, पुनः संयोजन करना चाहते हैं। जो हमें भगवान ने दिया हम उसकी सत्ता में हस्तक्षेप करके अपनी बुद्धि लगा के हम कुत्ते में बिल्ली का डीएनए जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल, रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए कुछ जोड़ने के लिए आपके पास जो NCERT की बुक है उसमें आप कुछ दूसरे पन्ने ऐड करना चाहते हो, तो कहीं से कुछ काटोगे कहीं कुछ चिपकाओगे, वही चीज़ है। तो रिकॉग्निशन साइट पे हम लोग कट लगा के रिकॉम्बिनेशन डीएनए बना सकते हैं कि उसमें कुछ डीएनए ऐड कर दें, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा बना, जब हम लोगों ने दो अलग अलग डीएनए को जोड़ दिया। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। जब हम लोग कट लगाते हैं व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट बन रहे हैं वो सेम काइंड के स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। दिस स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेजेस। ये स्टिकी एंड हम लोग जोड़ सकते हैं ज्वाइन टुगेदर बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज को यूज़ करके। डीएनए लाइगेज इन 1969 हरगोविंद खुराना। तो डीएनए लाइगेज को किसने डिस्कवर किया, हरगोविंद खुराना जी ने डिस्कवर किया है 1969 में बाय T4, कहाँ से, T4 बैक्टीरियोफेज से। दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए बाय फॉर्मिंग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो अलग अलग स्ट्रैंड जोड़ देगा डीएनए लाइगेज, उनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। देयरफॉर दे आर एक्ट एज अ मॉलिकुलर ग्लू, इसलिए ये लोग मॉलिकुलर ग्लू की तरह काम करते हैं। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली unless one cuts the vector and the same source DNA with the same restriction enzyme, the rDNA vector molecule cannot be created। अगर हम rDNA बनाना चाहते हैं तो rDNA बनाने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जो एलियन पीस ऑफ डीएनए काट रहे हैं या डिजायर्ड डीएनए काट रहे हैं, तो उसके लिए जो मॉलिकुलर सीजर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर पे कट लगाएंगे, तभी ये दोनों फ्रेगमेंट एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, वरना नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि दोनों के अगर आप अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं
तो आखिरी में जो एंड बच रहा है उस पर बेस सीक्वेंस अलग अलग होगी। इसलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जब भी आरडीएनए बनाना है हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके वेक्टर को भी काटना है, हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके अपना डिजायर्ड डीएनए भी काट के निकालना है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करी आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे और सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए देखेंगे। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।